नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया मोना चौधरी और देवराज चौहान का एटमी धमाका जालिम। देवराज चौहान ने खंडाला में फार्म वाले बंगले पर जब कार रोकी तो सूर्य जैसे सिर पर चढ़ा बैठा महसूस हो रहा था। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता उभरी पड़ी थी। कार रुकते ही देवराज चौहान के साथ साथ बांकीलाल राठौड़ और रुस्तम राव भी बाहर निकले। देवराज चौहान की पैनी निगाह चंद पलों में ही हर तरफ घूम गई। सब कुछ ठीक ही नजर आया, परंतु बंगले के भीतर गड़बड़ थी, भारी तौर पर गड़बड़ थी। जब उसने मुंबई से जगमोहन से बात करने के लिए फोन किया तो न तो जगमोहन से बात हो सकी थी और न ही सोहनलाल से। किसी और ने ही रिसीवर उठाया था। अपना नाम उसने कालूराम बताया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि बंगले में कोई और कैसे आ गया। फकीर बाबा ने भी किसी कालूराम का जिक्र किया था। अगर यह कालूराम भीतर आया भी तो जगमोहन और सोहनलाल ने उस पर काबू क्यों नहीं पाया, उसे खदेड़ा क्यों नहीं। बांकीलाल राठौड़ के चेहरे पर भी कठोरता नाच रही थी। भीतर चलो देवराज चौहान, बांकीलाल राठौड़ भिजे दांतों से कह उठा। वो कालूराम जो भी होवे, मारे सामने छाती चौड़ी करो तो उसकी छाती को वट दांगे। देवराज चौहान की नजरें बांकीलाल राठौड़ पर गई। डिक्की में से गन निकाल लो, मारे को याद है बिना गन के किसी को कैसे बढ़ेंगे। कहने के साथ ही बांकीलाल राठौड़ पलटा और आगे बढ़कर डिक्की खोलकर गन निकाली। दूसरी गन पर निगाह मारकर बोला, थारे लिए भी गन निकालूं का? नहीं, मैं तो पहले ही जानूं कि एक ही बहुत हुए। बांकीलाल राठौड़ ने डिक्की बंद करके गन चेक की, फिर रुस्तम राव को देखा। ओए छोरे, तुम मारे साथ न जावे, बाद में आइयो। तेरे कर्म बड़ो ही सही, पर ठहरो तो तू 16 बरस का छोरो ही। रुस्तम राव ने फौरन देवराज चौहान को देखा। बाप, मैं भी भीतर जाएगा तुम लोगों के साथ। अपन नहीं, तुम यहीं रहोगे। देवराज चौहान के स्वर में ऐसा भाव था कि रुस्तम राव फिर कुछ न कह सका। चले? बांकीलाल राठौड़ ने गन को डंडे की तरह हिलाया। दांत भींचे देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली, फिर बंगले के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। बांकीलाल राठौड़ उसके साथ चल पड़ा। थारे को का लगो, जगमोहन सोहनलाल किसी मुसीबत में होवे? हाँ, देवराज चौहान का स्वर सुलग उठा। वे दोनों मुसीबत में हैं। क्या हुआ है भीतर चलकर मालूम हो जाएगा। सावधान रहना। हम तो बीकानेर में भी सावधान रहो और गुरदासपुर में भी, मारी फिक्र न करो। कहते हुए बांकीलाल राठौड़ के दांत भिंच गए थे। वह कुछ कर गुजरने पर आमादा नजर आ रहा था। रुस्तम राव की देखते ही देखते देवराज चौहान और बांकीलाल राठौड़ भीतर प्रवेश कर गए। रुस्तम राव की 16 वर्षीय मासूम नजर आने वाले चेहरे पर गंभीरता के भाव थे, परंतु आंखों में परेशानी की लहरें उछलती नजर आ रही थी। नजरों के सामने फकीर बाबा का चेहरा और कानों में बाबा की आवाज गूंज रही थी। रुस्तम राव दावे के साथ कह सकता था कि कम से कम इस जन्म में वह फकीर बाबा से कभी नहीं मिला, उसे कभी देखा भी नहीं। लेकिन इस बात को यकीन के साथ कह सकता था कि फकीर बाबा का चेहरा और आवाज उसने पहले भी सुन रखी है। कहाँ, कैसे? फकीर बाबा पिछले जन्मों की बातें कर रहा था। कह रहा था कि देवराज चौहान और मोना चौधरी के बीच यह लड़ाई पिछले 3 जन्मों से चलती आ रही है और इस वक्त जो लोग भी साथ हैं वे हर बार की लड़ाई में शामिल होते हैं। तो क्या उसकी भी पिछले जन्मों की कोई दास्तान है? रुस्तम राव ने बेचैनी से होठ कांटे। जब से फकीर बाबा को देखा था तब से कोई अनजानी सी छाया बार बार उसके मस्तिष्क में प्रवेश करती सी लग रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। अगर फकीर बाबा अब उसके सामने होता तो अवश्य उससे अपनी बात पूछकर रहता। रुस्तम राव ने मस्तिष्क को झटका दिया। उस वक्त इन बातों की सोचों के लिए नहीं था। बंगले के भीतर कुछ भी हो सकता था। उसे भीतर के हालात पर ध्यान देना चाहिए। रुस्तम राव फौरन कार की डिक्की के पास पहुंचा। डिक्की खोलकर उसमें पड़ी गन निकाली। गन देखकर उसके चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे कि इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। थापर की मेहरबानी से आज वह इस कम उम्र में भी लगभग हर हथियार चलाने में महारत रखता था। गन थामने के बाद रुस्तम राव ने बंगले को देखा, बंगले के प्रवेश द्वार को देखा। वहां से बंगले में जाना ठीक नहीं था। बंगले में जो भी घुसाया था वह उसे आसानी से देख लेगा। रुस्तम राव ने बंगले के आसपास दूर दूर तक सुनसान वीरान नजर आ रहे फार्म हाउस पर निगाह डाली।
फिर बंगले के गिर्द फेरा लगाने के लिए आगे बढ़ गया। बंगले के भीतर जाने के लिए वह ऐसा रास्ता तलाश करना चाहता था कि जहां से वह खामोशी से भीतर प्रवेश करके बंगले में पैदा हो चुके हालात के बारे में जान सके। अगर उसके लायक कोई काम हो तो उस काम को अंजाम दे सके। बंगले के हॉल ड्राइंग रूम में कदम रखते ही दोनों ठिठके। बांकेलाल राठौर की गन हर तरह के हालात से निपटने को तैयार थी। दोनों की आंखें हर जगह फिरने के बाद आपस में मिली। थारे को कुछ नजर आयो, या तो मारे को मक्खी भी नजर ना आवे। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। बांके, देवराज चौहान हाथ में पकड़े रिवॉल्वर पर हाथ फेरकर बोला, बंगला छान मारो। छान कर क्या करना है? मारे को पहले ही बता दो, जो नजर आवे वट दो हरामजादे को। अगर जरूरत महसूस हो तो। देवराज चौहान की आवाज में मौत के सर्द भाव छलक रहे थे। बल्ले बल्ले, बांकेलाल राठौर खतरनाक स्वर में कह उठा, मारे को कोई जरूरत ना महसूस होवे, पण बेचारी गन का भी पेट भरो की नहीं। मारी गन को जरूरत महसूस होवे। उसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में पलट गए। बंगले में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। 20 मिनट लगे उन्हें बंगले का चप्पा चप्पा देखने में, परंतु वहां उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। जगमोहन भी नहीं, सोहन लाल भी नहीं, फोन पर खुद को कालूराम कहने वाला इंसान भी नहीं। देवराज चौहान को समझ नहीं आया कि सब कहाँ चले गए, लेकिन इतना तो उसे महसूस हो गया कि जो भी गड़बड़ है उसने ही की है, जो फोन पर खुद को कालूराम कह रहा था। कालूराम कौन है? यह बात देवराज चौहान की समझ में नहीं आ रही थी। देवराज चौहान और बांकेलाल राठौर ड्राइंग हॉल में पुनः मिले। यहाँ पे भारी गड़बड़ नजर आवे, बांकेलाल राठौर भिजे दांतों से कह उठा। देवराज चौहान की आंखों में उलझन और व्याकुलता थी, चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। वह शंका में था कि जगमोहन और सोहन लाल के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। मारा ख्याल है हमको फार्म हाउस पर भी नजर मारनी चाहिए, बांकेलाल राठौर ने पूर्वता स्वर में कहा। शायद वहां पर कुछ नजर आ जावे। बांके, हुकुम। जगमोहन सोहन लाल पर काबू पा लेना इतना आसान नहीं था, खास तौर से तब जबकि उनके पास हर तरह के खतरनाक हथियार थे। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा, ऊपर से अमित का गायब हो जाना। यह तो साफ हो ही चुका है कि अमित को मोना चौधरी नहीं उठाकर ले गई थी। हमारी योजना के मुताबिक मोना चौधरी रुस्तम राव को ही अमित समझकर ले गई थी। थारी बात राइट होवे, तो फिर हमारे साथ कौन खेल खेल रहा है? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। पहले अमित गायब हो गया और अब जगमोहन, सोहन लाल। बांकेलाल राठौर के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। थारे को विश्वास होवे या ना होवे, पर मारे को तो भूत पर विश्वास होवे। मारे बीकानेर में और उसके गुरदासपुर में भूत की कई बातें सुनो कि भूत। तभी उनके कानों में माचिस की तिल्ली जलने की स्पष्ट आवाज पड़ी। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। दोनों की सिकुड़ी आंखें मिली, फिर फौरन ही नजरें हॉल में घूमती चली गई। दूसरे ही पल उनकी आंखें ऐसी कुर्सी पर जा टिकी जिसकी पुष्ट सिर तक लंबी थी और उस पर बैठा कोई नजर आ रहा था, जिसने ताजा ताजा सिगरेट सुलगाई थी और वह कश ले रहा था, जिसकी वजह से ढेर सारा धुआं छत की तरफ उठ रहा था। रिवॉल्वर संभाले कठोर चेहरे के साथ देवराज चौहान आगे बढ़ा और उस कुर्सी को पार करते हुए पलटा और उस पर बैठे इंसान को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। वह 7.25 फीट लंबा और किसी दैत्य की औलाद की तरह चौड़ा था। उसके कंधे और छाती इतनी चौड़ी थी कि उसकी आड़ में 2 आदमी छिप सकते थे। उसकी बाहें हाथी की सूंड की तरह तगड़ी लग रही थी और मोटे मोटे भारी हाथ ऐसे थे कि अगर किसी को पड़े तो उसकी हड्डी टूट जाए, एक ही वार में उसकी जान निकल जाए। उसकी टांगे हाथी की सूंड से ज्यादा मोटी थी और पांव इतने बड़े थे कि खास ऑर्डर देकर अपने जूते तैयार करवाता होगा, और जूतों में सामान्य तौर पर 3 जोड़ी जूतों का सामान लगता होगा। उसका चेहरा तरबूज के आकार से कम नहीं लग रहा था। उसकी लंबी बड़ी तीखी नाक की नोक चाकू की नोक जैसी लग रही थी और दांतों का आकार ठीक घोड़े के दांतों जैसा था, बड़े बड़े पीलापन लिए हुए। देवराज चौहान एक बारगी उसे देखता रह गया। देवराज चौहान को देखकर उसने अपने घोड़े जैसे दांत फाड़े। इस दौरान उसकी सांस लेने की भी आवाज आई और वह सांस किसी फुफकार से कम नहीं हुई थी।
आ हीरो। उसकी आवाज़ जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर से निकलने वाली खरखराती भारी थी। वह उस कुर्सी पर फंसा सिकुड़ा अड़ा सा बैठा था। उसके बदन पर जेल के कैदियों वाले कपड़े थे। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। कौन हो तुम? देवराज चौहान के होठ भिंचे भिंचे से थे। मैं? वह पुनः अपने घोड़े जैसे पीले दांत दिखाकर मुस्कुराया। कालूराम, मुझे जानते हो? देवराज चौहान होठ भींचकर बोला। तुम? वह उसी अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारा नाम देवराज चौहान है। कैसे जानते हो मुझे? देवराज चौहान का लहजा पहले जैसा ही था। कल दोपहर से मैं इसी बंगले में तो हूँ। तुम सबको देखता रहा, बातें सुनता रहा। तुम लोग जो भी करने की कोशिश कर रहे थे वह सब समझता रहा। तुम सबके नाम और इरादे मैंने जान लिए थे। कल दोपहर से तुम यहाँ हो? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, लेकिन तुम भीतर कैसे आए? हम तो हर तरह चौकसी रखे हुए थे कि। कालूराम हंसा। उसके हंसने पर उसके मुंह में मौजूद पीपल के पत्ते जैसी बड़ी जीभ दिखाई दी। ओ हीरो, अभी तो कालूराम को जानता नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। देवराज चौहान ने चंद कदमों पर खड़े बांकीलाल राठौड़ को देखा, फिर कालूराम को। तेरे बदन पर जेल के कपड़े हैं, मतलब कि तेरी ही तलाश में कल रात पुलिस फार्म के इस बंगले पर आई थी और तब तो यहीं था। देवराज चौहान बोला। कालूराम ने सहमति में सिर हिलाया। जगमोहन और सोहनलाल कहाँ है? कालूराम छोटी सी हंसी हंसा। तू तो इस तरह सवाल कर रहा है कि जैसे सब कुछ पूछकर मुझे विदा कर देगा। जल्दबाजी मत कर। तू भी यहाँ, मैं भी यहाँ। धीरज रख, बातें बातें होती रहेंगी। देवराज चौहान कालूराम को देखता रहा। कालूराम देवराज चौहान को। कालूराम की आंखों और चेहरे के भावों से वह समझ चुका था कि वह इंसान नहीं, दरिंदा है और ऐसे इंसान से किसी भी हालत में रहम की आशा नहीं की जा सकती। तभी बांकीलाल राठौड़ गन थामे आगे बढ़ा। भी तो थारा सड़ा हुआ थोबड़ा देखो। कहने के साथ ही बांकीलाल राठौड़ ने सामने आकर कालूराम को देखा तो एक बारगी सकपका उठा। इतना बड़ा, लंबा चौड़ा। तुम इंसान का छोरा हो या हैवान का? थारी माँ का भी यो ही साइज होवेगा। कालूराम के होठों से भयानक सी गुर्राहट निकली। उसके घोड़े जैसे दांत भिंच गए। चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। ओ हीरो! कालूराम बांकीलाल राठौड़ को घूरता वहशी स्वर में देवराज चौहान से बोला। इसे समझा ले, जुबान मुंह में रखे। अभी मैं खून खराबे के मूड में नहीं हूँ। इतना सुनते ही बांकीलाल राठौड़ के दांत भिंच गए। उसने गन का मुंह कालूराम की तरफ कर दिया। थारे को अभी वट कर रख देगा और थारे शरीर के टुकड़े ऐसे घुमाकर फेंकूं कि सीधा हमारे बीकानेर और उसके गुरदासपुर में गिरो। तू मारे को धमकी देवे? कालूराम के होठों से गुर्राहट भरी हंसी निकली। घोड़े के साइज के बड़े और पीले दांत चमके। कुर्सी से वह उठ खड़ा हुआ। उसका 7.25 फीट का हद से ज्यादा चौड़ा शरीर चमक उठा। इस समय वह किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। राक्षस जैसा महसूस हो रहा था वह। उसके सामने खड़े देवराज चौहान और बांकीलाल राठौड़ बेहद छोटे से लग रहे थे। देवराज चौहान कालूराम की हर हरकत और उसके शरीर पर गौर कर रहा था। इस साइज का इंसान उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में दबी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का कोई इरादा इसलिए नहीं था कि जगमोहन और सोहनलाल इसके कब्जे में थे। बांकीलाल राठौड़ फौरन 3 कदम पीछे हट गया कि कहीं कालूराम गन पर हाथ न डाल दे। कालूराम ने बांकीलाल राठौड़ को घूरा। तू मुझे मारेगा? हाँ, थारे को अभी वटेगा। बांकीलाल राठौड़ की आवाज में क्रूरता थी और जिस अंदाज में उसने गन को पकड़ रखा था उससे जाहिर हो रहा था कि वह किसी भी वक्त गन का मुंह खोल देगा। मार दे मेरे को, कालूराम उसी अंदाज में बोला। और अगर मैं मर गया तो जगमोहन और सोहनलाल को कैसे देख पाओगे? वे तो मेरे कब्जे में हैं। हम ढूंढ लेंगे। बांकीलाल राठौड़ उसी क्रूरता भरे अंदाज में कह उठा। जैसे अभी ढूंढ लिया था। कालूराम वैसे ही हंसी हंसा। बांकीलाल राठौड़ के दांत पीछे रहे। वह सुलगा खड़ा रहा। देवराज चौहान के सख्त सपाट चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। बांके, कुछ मत करना, देवराज चौहान बोला। कालूराम देवराज चौहान को देखकर हंसा। मैं कल ही जान गया था कि तू इन सब का लीडर है।
समझदार भी है। कल जिस तरह उस खूबसूरत छोकरी को चक्कर में डालकर उल्लू बनाया, असली के बदले नकली लड़का से थोप दिया, मुझे बहुत मजा आया। क्या नाम था उस छोकरी का? हाँ, मोना चौधरी। मोना चौधरी कहकर ही तुम लोग उसे बुला रहे थे। वैसे वह भी कम नहीं है, खतरनाक भी लगी और वह खूबसूरत भी। रात जब वह लड़के को लेने के लिए बंगले में आई तो तब मैंने उसे देखा था। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तो तुम्हें मालूम है कि मोना चौधरी नकली अमित को ले गई थी? देवराज चौहान बोला। बताया तो, कल दोपहर से यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वह सब मैं देख रहा था, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं देख पाए। कालूराम की मर्जी के बिना उसे देख पाना इतना आसान भी नहीं। कहने के साथ ही वह पहले वाली हंसी हंसा। मोना चौधरी अमित के बदले धोखे से रुस्तम राव नाम के छोकरे को ले गई और बाहर पड़े अमित को वह मजदूर समझती रही। अमित कहाँ है? देवराज चौहान का चेहरा सख्त था। मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा है, कालूराम बेहद प्यार से बोला, जबकि उसका प्यार भरा स्वर खतरनाक आवाज जैसा लग रहा था। इस खतरनाक खेल का वही तो मोहरा है। बांकेलाल राठौर ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान कालूराम को देखे जा रहा था। तुम लोगों के दोनों साथी अमित, यानी कि सारा सामान मैंने संभाल कर रखा हुआ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हो इस मामले में। किसी और मामले की मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि मुझ पर भरोसा करने का मतलब है कि अपनी गर्दन काट लेना। कई पलों तक उनके बीच खामोशी छाई रही। कालूराम कमर पर हाथ रखे शांत अंदाज में टहलने लगा, फिर ठिठका और पलटकर बांकेलाल राठौर के पास पहुंचा और उसके हाथ में थमी गन खुद ले ली। बांकेलाल राठौर इनकार करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि अमित और खास तौर से जगमोहन सोहनलाल इसके कब्जे में, इसके रहमो करम पर थे। कालूराम ने गन को दोनों हाथ से पकड़ा और उसे बेहद आराम से मोड़कर एक तरफ फेंक दिया। गन को मोड़ने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बच्चा पल में ही तीला तोड़ देता है। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। बांकेलाल राठौर हक्का बक्का रह गया। मारे को तो लागे कि इसके पैदा होने पर इसकी मां ने दूध की जगह कुछ और ही पिलाया होवे। बांकेलाल राठौर होठों ही होठों में बड़बड़ा उठा। तुम चाहते क्या हो? देवराज चौहान की आवाज में गंभीरता थी। वह हंसा, दैत्य जैसी खतरनाक हंसी। जल्दी क्या है? सारी बातें अभी कर लोगे? सबसे पहले मेरे लिए कपड़ों का इंतजाम करो। मेरा साइज ले लो और हाथों हाथ कपड़े बनवा लाओ। मेरे पाँव के साइज के जूते बनवाने में दिक्कत आएगी, इसलिए लेदर की बड़ी बड़ी चप्पल बनवा लेना। चलो जल्दी करो। देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। तू मारे को नौकर समझे हो? थारी मालिश भी कर देवे का तेल लगाई के? बांकेलाल राठौर को कालूराम घूरने लगा। बांकेलाल राठौर के चेहरे पर खतरनाक भाव उभर आए। कालूराम के घोड़े जैसे दांत आपस में भिज गए। वह वैशी सा नजर आने लगा। देवराज चौहान समझ गया कि कालूराम वार करने का इरादा बना रहा है। तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, इसकी बात पर ध्यान मत दो। कालूराम कुछ संभला, फिर देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर देखकर बोला, इसे तू हाथ में पकड़े क्यों खड़ा है हीरो? जेब में डाल। मेरे सामने रिवॉल्वर मत निकाला कर और बाहर जाकर मेरे बारे में जिक्र करने की गलती मत कर बैठना। इस बात को हमेशा याद रखना कि जगमोहन और सोहनलाल मेरे पास हैं। मैं कभी भी उनकी खोपड़ी तोड़ सकता हूँ। कहाँ है वे? बहुत संभाल कर रखा है। कालूराम ने दरिंदगी से कहा। तुम्हें जो काम कहा है वह करो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। मेरे लिए 4-6 शराब की बोतलें भी लेते आना। मेरे कपड़े और चप्पलें जरा सावधानी से तैयार करवाना। खंडाला की पुलिस मेरी तलाश कर रही है। मेरे साइज के कपड़ों या चप्पलों के दम पर वह यहाँ भी आ सकती है। अगर आ गई तो सोहनलाल जगमोहन पहले मरेंगे। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। हम सीधा मुंबई से भागे आवे हैं, मारे को एक कप चाय तो गले में उड़ेल लेने दो। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर की निगाह दूर पड़ी मुड़ी गन की तरफ चली गई। पी लो। कालूराम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मेरा सामान मुझे शाम तक मिल जाना चाहिए। जरूर मिल लो। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने देवराज चौहान को देखा। तब मारा इंतजार करो, हम चाय बनाकर लाता है। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर किचन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से कालूराम को देखा। उसके चेहरे के भावों को देखकर
कालूराम कमीने अंदाज में मुस्कुराया। ओ हीरो, ठंडा रह, समझदार है तो समझदार ही बना रहे। तू किसी भी हालत में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं तुम सबका तिनका तिनका बिखेर सकता हूँ। ऐसे मत देख मुझे। देवराज चौहान ने कालूराम पर से निगाह हटाई और बाहर की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभरे पड़े थे। मोना चौधरी पहले ही आड़े आ रही थी और इस कालूराम ने बीच में आकर दिक्कतें बढ़ा दी थी। वह महसूस कर चुका था कि कालूराम के शरीर में बेपनाह ताकत है और अकल भी रखता है। ऐसे में कालूराम को पार पाना किसी नए झगड़े को जन्म दे सकता था। बाहर आकर देवराज चौहान ने इधर उधर नजर मारी, लेकिन रुस्तम राव कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ पलों तक देवराज चौहान सोच भरे अंदाज में निगाहें घुमाता रहा। फिर आगे बढ़कर कार की डिक्की खोली तो ठिठक कर रह गया। डिक्की में पड़ी गन भी गायब थी। देवराज चौहान के होठ खिंचते चले गए। बांकेलाल राठौर ने आराम से चाय बनाई। उसके हाव भाव में कहीं भी जल्दी नहीं थी। चेहरे पर गुस्सा नाचता स्पष्ट नजर आ रहा था, लेकिन उस गुस्से में बेबसी भी थी, क्योंकि इस वक्त जो हालात सामने थे उनकी वजह से अभी कालूराम से मुकाबला करना ठीक नहीं था। बांकेलाल राठौर प्यालों में चाय डाले किचन से बाहर निकला। जब वह ड्राइंग रूम में पहुंचा तो कालूराम को वहां टहलते पाया। देवराज चौहान कहाँ है? बांकेलाल राठौर ने पूछा। कालूराम बांकेलाल राठौर को देखकर मुस्कुराया। उसके घोड़े जैसे बड़े दांत झलक उठे। तेरा हीरो बाहर गया है, कहते हुए कालूराम ने बाहरी दरवाजे की तरफ इशारा किया। बांकेलाल राठौर ने एक बार फिर सिर से पांव तक 7.25 फीट लंबे कालूराम को देखा, जो कि किसी जिराफ समान बड़ा लग रहा था। तू चाय नहीं पीता? बांकेलाल राठौर ने पूछा। पीता हूँ, जब वक्त बिताना होता है। पीने को सिर्फ विस्की ही पीता हूँ। विस्की? बांकेलाल राठौर अपने रंग में आ गया। थारे लिए एक बार में पव्वा बोत होवे? कालूराम ने घूर कर बांकेलाल राठौर को देखा। तो बांकेलाल राठौर जल्दी से बोला। पूछो हो, बाजार से पव्वा लाना होवे? सुन बे, कालूराम के मुंह मत लगाकर खामखा। कालूराम का स्वर कड़वा हो गया। भाग यहाँ से। हीरो बाहर खड़ा है, चाय पिलाओ उसे और मेरा सामान लेकर आओ। कान खोलकर सुन ले कि हर शाम मुझे 3 बोतल चाहिए। बांकेलाल राठौर सिर हिलाकर आगे बढ़ गया और बड़बड़ा उठा। हरामजादा यूं समझे है कि हमने सारी उम्र का ठेका ले लिया हो इसका खाने पीने को। 100 जूते मार कर न बढ़ा तो मारा नाम बांकेलाल राठौर नहीं। बांकेलाल राठौर बाहर निकला तो सामने ही देवराज चौहान नजर आया। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव फैले हुए थे। लो, पास पहुंचकर बांकेलाल राठौर ने चाय का गिलास उसे थमाया। देवराज चौहान ने चाय का गिलास लेकर घूंट भरा। वो छोरा नजर ना आवे। इधर उधर नजरें दौड़ाता बांकेलाल राठौर बोला। डिक्की में गन भी नहीं है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। बांकेलाल राठौर ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। थारा मतलब कि छोरे के साथ साथ गन भी गायब होवे? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। यो तो बहुत गलत हो गयो। छोरो कोई गड़बड़ करो तो बहुत भारी मुसीबत। मुझे पूरा विश्वास है कि रुस्तम राव बंगले में गया है, देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला। ओह, अब समझो। लेकिन वह इतना बेवकूफ़ नहीं है कि कालूराम के खिलाफ कुछ करे। देवराज चौहान उसी अंदाज में कहता जा रहा था। भीतर होने वाली बातें उसने सुन ली होंगी। वह जान चुका होगा कि कालूराम को कुछ कहने का मतलब है कि जगमोहन, सोहनलाल और अमित को खतरे में डालना। बात तो थारी जचे, लेकिन छोरा भीतर जाकर करो क्या? देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। उसके होठ फिंच से गए। अब अमी कालूराम का क्या करें? इंसान होवे तो गर्दन बढ़ दें, लेकिन योते हाथी का बच्चा होवे। इसके भीतर दम भी बहुत होवे। बांकेलाल राठौर की नजरें देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता चमकी। कालूराम को रास्ते से हटाना होगा। थारा मतलब कि वरना होवे? हाँ, जगमोहन वगैरह का पता तो पहले उससे पूछना होवे। मर गयो तो? इन लोगों का पता मोना चौधरी पूछेगी, क्योंकि वे दोनों जहाँ हैं अमित भी वहाँ है। मोना चौधरी अमित तक पहुँचेगी तो जगमोहन सोहनलाल तक भी पहुँच जाएगी। बांकेलाल राठौर ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की आंखों में दरिंदगी भरी चमक नाच रही थी। थारा का मतलब होवे? मारे को समझ में ना आयो। मोना चौधरी और कालूराम को सामने कर दो। जो कुछ भी होगा हमारे हक में होगा।
जो बच जाएगा उससे हम निपट लेंगे। इस दौरान जगमोहन और सोहन लाल को भी खामोशी से तलाश करते रहेंगे। लेकिन ये होवे मोना चौधरी कालू राम को भिड़ाना, ये कैसे होवे हो? देखते जाओ। देवराज चौहान की आवाज किसी नाग की फुफकार से कम नहीं थी। रुस्तम राव को जल्दी ही भीतर प्रवेश करने के लिए खुली खिड़की मिल गई थी। उसने गन को कंधे पर लटकाया और खामोशी से बंगले के भीतर प्रवेश कर गया। रुस्तम राव के मन में उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि बंगले के भीतर क्या है। भीतर एक तरफ खड़ा होकर वह माहौल का जायजा लेने लगा। चारों तरफ खामोशी ही महसूस हो रही थी। उसने गन को कंधे से उतारा और दबे पांव आगे बढ़ा। 16 बरस का रुस्तम राव इस वक्त 50 बरस का मंजा हुआ शिकारी लग रहा था। कुछ देर बाद वह ऐसे दरवाजे पर पहुंचा जिसके पार ड्राइंग हॉल था और वहां मौजूद कालू राम, देवराज चौहान और बांकीलाल राठौर नजर आ रहे थे। उनकी बातें सुनाई दे रही थी। रुस्तम राव ने जब सुना देवराज चौहान और बांकीलाल राठौर की मजबूरी को भी उसने समझा। अगर वे मजबूर न होते तो कालू राम अपने बुरे अंजाम तक सेकंडों में पहुंच जाता। कालू राम उसकी गन के निशाने पर था। वह चाहता तो कालू राम के शरीर के चीथड़े चीथड़े करके रख देता। लेकिन जगमोहन, सोहन लाल और अमित कालू राम के कब्जे में थे। यह बात कालू राम ने खुद कही थी। जबकि देवराज चौहान और बांकीलाल राठौर पूरा बंगला छान चुके थे, परंतु तीनों में से कोई भी नजर नहीं आया था। इससे स्पष्ट था कि कालू राम ने उन तीनों को बढ़िया जगह इंतजाम करके रखा है और रुस्तम राव की निगाहों में सबसे जरूरी काम उन तीनों का पता लगाना था। जब तक वे तीनों कालू राम के कब्जे में थे, तब तक कालू राम पूरी तरह अपनी मनमानी करके कुछ भी गजब ढा सकता था। रुस्तम राव ने देखा बांकीलाल राठौर किचन की तरफ बढ़ गया और देवराज चौहान बाहर की तरफ। रुस्तम राव के चेहरे पर उलझन के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसके दाएं हाथ में थमी गन पर बेचैनी से बाएं हाथ की उंगलियां थपथपा रही थी। रुस्तम राव ने पहली बार कालू राम पर गौर किया। 7.25 फीट का कालू राम किसी राक्षस से कम नहीं था। आंखों में और चेहरे पर क्रूरता में डूबे मौत के वहशी भाव जैसे सदा ही छाए रहते थे। उसके घोड़े जैसे बड़े दांत यकीनन उसके दरिंदा होने की चुगली कर रहे थे। बदन पर जेल के कपड़े थे। स्पष्ट था कि वह ताजा ताजा जेल से भागा आ रहा है। रुस्तम राव समझ गया कि इसकी गर्दन पकड़कर इससे कुछ नहीं पूछा जा सकता। वैसे भी इस तरह के इंसान कभी भी मुंह नहीं खोलते। कालू राम यह जानता भी था कि वह खतरनाक लोगों में है। इस पर भी निश्चिंत सा नजर आ रहा था। मतलब कि डर उसको छूकर भी नहीं गया था। ऐसों को डंडे से नहीं, कच्चे धागे से बांधकर काबू पाया जाता है। सब थापर की दी हुई सीख थी। मनी मन फैसला करने के बाद रुस्तम राव वहां से हटा। दबे पांव आगे बढ़ते हुए उसने गन को खास जगह छिपाया। फिर दूसरी तरफ से बंगले से बाहर निकलकर सर्वेंट क्वार्टरों के पास पहुंचा और एक एक करके उन्हें चेक किया, परंतु वहां पर भी उन तीनों में से कोई नहीं था। रुस्तम राव कमर पर हाथ रखे टहलता रहा। वह ऐसा कुछ करना चाहता था कि कालू राम नाम की समस्या सिरे से ही खत्म हो जाए। तभी कार स्टार्ट होने की आवाज आई। रुस्तम राव समझ गया कि देवराज चौहान और बांकीलाल राठौर बाजार गए हैं। जब कार की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई तो मनी मन फैसला करके रुस्तम राव सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकला और बंगले की तरफ बढ़ गया। उसके होठों में कसाव आ चुका था। जब कालू राम को विश्वास हो गया कि देवराज चौहान और बांकीलाल राठौर चले गए हैं, तो वह सामने पड़े फोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर बटन पुश करने लगा। इससे पहले की लाइन मिलती, कालू राम के कानों में मध्यम सी आहट पड़ी। वह अपने पहाड़ जैसे शरीर के आकार के हिसाब से कहीं ज्यादा फुर्ती के साथ घूमा। अगले ही पल उसकी नजरें रुस्तम राव पर जाकर ठहर गई। रिसीवर हाथ में पकड़ा रह गया। आंखें सिकुड़ी, फिर चेहरा सामान्य हो गया। रुस्तम राव की आंखों में आंसू बह रहे थे। भीतर प्रवेश करने के साथ उसके दोनों हाथ जुड़ गए थे। धीमी सी, डरी सी चाल चलता वह कालू राम की तरफ बढ़ता चला आया। कालू राम ने रिसीवर वापस रख दिया। पास पहुंचकर आंसू बहते चेहरे से हाथ जोड़े भर्राए स्वर में कह उठा रुस्तम राव, बड़े बाप, अपन को बचा ले, मैं फंस गया हूँ। ये लोग अपन की तिक्का बोटी उड़ा देंगे, मैं मर जाऊंगा। उधर मेरी माँ बिना दवा दारू के ऊपर चली जाएगी। अपन को बचा ले बड़े बाप।
कालूराम रुस्तम राव को घूरे जा रहा था। रुस्तम राव उसी मुद्रा में खड़ा था। तू, कालूराम शब्दों को चबाकर बोला, तू रो रहा है? तू तो एक नंबर का हरामी। ऐसा मत बोल बड़े बाप। रुस्तम राव फौरन झुका और कालूराम की हाथी की सूंड जैसी टांग पकड़ ली। अपन तो बहुत शरीफ छोकरा है। पेट की आग और बीमार बूढ़ी माँ को ठीक करने के लिए यह सब करना पड़ा। वक्त में बहुत ताकत है बाप, सब कुछ करा देता है। तू तो बहुत चालाक है। अमित बनकर मोना चौधरी को तूने बेवकूफ बनाया और वो सब नाटक था, करना पड़ा बाप। मेरी माँ मरने को है, उसे इलाज की जरूरत है। रुस्तम राव की आंखों में आंसू भरे पड़े थे। इन लोगों ने बोला तेरी माँ का इलाज कराएगा, पर हम जो कहेगा तेरी को करना पड़ेगा। अपन किया बड़े बाप, माँ के वास्ते तो अपन गर्दन भी कटवा देता। कालूराम का चेहरा शांत था। सीधा खड़ा हो। रुस्तम राव उसकी टांग छोड़कर खड़ा हो गया। अपना थोबड़ा ठीक कर, फिर बात कर। रुस्तम राव ने चेहरा साफ किया। आंखों में अभी भी गीलापन झलक रहा था। बैठ, कालूराम कहते हुए खुद भी बैठ गया। मासूम सा बना रुस्तम राव सोफा चेयर पर बैठ गया। पहले तो यह बता, तेरे को वह हसीन मोना चौधरी ले गई थी, फिर तू वापस कैसे आया? बड़े बाप, रुस्तम राव मुंह लटकाकर बोला, मोना चौधरी को जब मालूम हुआ कि अपन अमित नहीं है, उसे धोखा दिएला है, तो मेरे को लात मारकर भगा दिया। तब अपन देवराज चौहान से मिला और बोला कि अपन को माँ के इलाज के वास्ते पैसा दे, जैसा कि उसने बोला था। तो पैसा नहीं दिया, अपन को साथ यहाँ खींच लाया। बोला अभी काम नहीं हुआ। बड़े बाप, अगर देवराज चौहान ने मेरी माँ का इलाज नहीं कराया तो वह बिना दवा दारू के मर जाएगी। अक्खा दुनिया में उसके अलावा अपन का दूसरा नहीं है बड़े बाप। रुस्तम राव की आंखों से आंसू टपके। अपन की माँ को बचा ले बाप, देवराज चौहान से पैसा दिलवा दे, ऊपर वाला तेरे पर मेहरबान रहेगा। मैं, देवराज चौहान ने कितना पैसा देना है तेरा? कालूराम पहले जैसा ही शांत था। बड़े बाप, देवराज चौहान बोला था मेरी माँ का पूरा इलाज करा देगा या फिर 2 लाख रुपया देगा, पर उसने कुछ नहीं किया। मेरी माँ मर रही है बड़े बाप, उसे बचा ले। कालूराम शांत भाव से मुस्कुराया। रोना धोना बंद कर, मिल जाएगा पैसा तेरे को। सच बड़े बाप? हाँ, तू बहुत अच्छा है बड़े बाप। अपन की माँ, मिल जाएगा तेरे को पैसा। अपना थोबड़ा ठीक कर ले। कालूराम ने दोनों हाथों को मला। रुस्तम राव ने बाह घुमाकर चेहरे के आंसुओं को साफ किया। मोना चौधरी कहाँ है? कालूराम के चेहरे पर मुस्कान उभरी। मालूम नहीं बड़े बाप, सुबह वह मुंबई में थी। रुस्तम राव ने सिर हिलाकर कहा। बहुत जबरदस्त चीज है। कालूराम अपने घोड़े जैसे दांत दिखाकर हंसा। तेरे को पसंद है? रुस्तम राव के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान उभरी। अपन तो बच्चा है बड़े बाप, लेकिन वह मेरे काम की है। राइट बोला बड़े बाप। वह जब तेरे को लेने आई थी तो मैंने देखा था। उस वक्त उसे हाथ लगाता तो मेरा खेल खराब हो जाता। उसे देखता रहा, दिल को जब्त किए खड़ा रहा। कालूराम वैसे ही हंसा। एक बात है बड़े बाप, तुम बहुत तेज है। बंगले में आया, यहाँ रहा, सब कुछ देखा सुना, पर कोई तेरे को नहीं देख पाया। बाप, अपन को भी ये कला सिखा दे, अपन भी जिंदगी में कुछ बन जाएगा। नहीं तो देवराज चौहान जैसे मगरमच्छ अपन को बार बार खाते रहेंगे। कालूराम हंसा। फिक्र मत कर, मेरे साथ लगा रहे, सब कुछ सिखा दूंगा, तेरी लाइफ बना दूंगा। तू बहुत बढ़िया इंसान है बड़े बाप। अपन को लाइफ में पहले क्यों नहीं मिला? अब तो मिल गया। राइट बड़े बाप, मिला, बरोबर मिला। मोना चौधरी की बात कर। बोल। मेरे को मोना चौधरी पसंद है, बहुत पसंद। मुझे उसकी ज़रूरत है। कालूराम ने हाथ से अपना गला रगड़ा। उसको कहीं से भी लेकर आ। अपन बड़े बाप? रुस्तम राव ने कालूराम की आंखों में देखा। हाँ, अपन कहाँ से लाएगा? वो तो क्या मालूम कहाँ रहती है। रुस्तम राव ने मासूमियत से कहा। कालूराम के चेहरे पर कठोरता उभरी। तेरे को अपनी माँ का इलाज करवाना है? हाँ बड़े बाप, बरोबर करवाना है। देवराज चौहान से 2 लाख लेने हैं। राइट बाप, पैसे के बिना इलाज कैसे होगा? रुस्तम राव जल्दी से कह उठा। तो फिर मेरे लिए मोना चौधरी को इधर लेकर आ, नहीं तो तेरी माँ बिना इलाज के मर जाएगी। रुस्तम राव ने सोच भरे अंदाज में कालूराम को देखा। नहीं बड़े बाप, अपन को मोना चौधरी का ठिकाना। 1 मिनट बड़े बाप। रुस्तम राव कहते कहते ठिठका, फिर कह उठा। शायद काम बरोबर बन जाएगा बाप,
मोना चौधरी अपुन को यहाँ से एक मकान में ले गई थी। अब वह मुंबई से आकर खंडाला के उसी मकान में पहुंची तो अपुन उससे बात कर लेगा। क्या बात करेगा? ये अपुन पर रहने दो, बरोबर निपट कर उसे यहाँ ले आएगा, मामूली काम है। जा। किधर बाप? उसी मकान में, वहाँ मोना चौधरी। जल्दी नहीं बाप, स्लो चलो। सुबह ही मोना चौधरी अपुन के साथ मुंबई में थी। उसे खंडाला आने में टेम लग सकता है। अपुन का वहां जाना बेकार रहेगा। रुस्तम राव ने कहा। शाम को अपुन उधर का फेरा लगाएगा। मोना चौधरी उधर हुआ तो अपुन सब निपटा देगा बड़े बाप। कालू राम के होठों पर मुस्कान उभरी। तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। काम चलाऊ दिमाग है बड़े बाप, अभी तारीफ के बरोबर नहीं। तुम अपुन को जो भी कहेगा अपुन पूरी तरह वह करेला बड़े बाप। पर देवराज चौहान से 2 लाख दिलवा देना, माँ के इलाज के वास्ते। फिक्र मत कर, 2 क्या 3 लाख लेकर दूंगा। कालू राम कटुता भरे स्वर में कह उठा। तू बता रहा था कि देवराज चौहान तेरे को यहाँ पर लाया? बरोबर बड़े बाप। रुस्तम राव ने सिर हिलाया। तो फिर वह तेरे को यहाँ कैसे छोड़ गया? कालू राम ने पूछा। वो कहाँ छोड़ेगा बाप? रुस्तम राव ने गहरी सांस ली। उसकी चलती तो वो अपुन के गले में कुत्ते की माफिक पट्टा बांधकर साथ रखता, पर उसने यहाँ फोन किया, तेरे से बात हुई तो वो समझ गया कि गड़बड़ है। यहाँ पहुँचने पर वो अपुन को बाहर खड़ा करके दूसरे के साथ भीतर आया तो बाहर से अपुन दाएं बाएं खिसक गया। उसने अपुन को ढूंढा होगा। जब वह चला गया तो अपुन बंगले को खाली समझकर भीतर आ गया। लेकिन बड़े बाप, तेरे को जब देखा तो लगा कि तू अपुन की सारी दिक्कतें दूर करेला है। कालू राम ने अपने गाल पर हाथ फेरा। फिक्र मत कर, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। मेहरबानी बड़े बाप, तुम देखना जब वक्त आया तो रुस्तम राव तुम्हारे वास्ते जान की बाजी लगा देगा। तुम अपुन की माँ को जरूर बचाना बड़े बाप। देवराज चौहान बहुत घटिया इंसान है। उस हीरो को तो मैं सीधा कर दूंगा। तुम मोना चौधरी को एक बार मेरे सामने ले आना। मेरा यहाँ से बाहर जाना ठीक नहीं। मेरी लंबाई चौड़ाई ही ऐसी है कि दूर से पहचाना जाऊंगा, और इस वक्त तो पुलिस को मेरी तलाश है। कालू राम ने शांत स्वर में कहा। अपुन तुम्हारे बाहर के काम करेगा बड़े बाप, तुम्हारे को बाहर जाना नहीं मांगता। मोना चौधरी उसी मकान में हुआ तो शाम को तुम्हारे सामने उसे खड़ा करेला। कालू राम के घोड़े जैसे दांत छलक उठे। मोना चौधरी खंडाला पहुंचने के बाद छोटी सी पहाड़ी पर बने 25-30 मकानों की तरफ जाती बल खाती सड़क पर कार लेती चली गई। आधे मिनट बाद ही कार उस 4 कमरों वाले मकान के बरामदे में खड़ी थी, जो बंगला सूरज सिंह ने हीरा लाल से वक्ती तौर पर लिया था। मोना चौधरी के चेहरे पर कसाव के भाव और गुस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। उसने इंजन बंद किया और दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकली और सामने का दरवाजा खोलकर मकान में प्रवेश कर गई। जुबेर सिंह कार से बाहर निकला और बाहें ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली। सूरज सिंह सिगरेट सुलगाने के बाद कार से निकला। देवराज चौहान ने हमें हार दे ही दी। जुबेर सिंह ने गर्दन घुमाकर तीखी निगाहों से सूरज सिंह को देखा। सूरज सिंह के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। उसने अपनी कौवे की चोंच जैसी नाक पर हाथ फेरा, फिर कस लिया। वह हार नहीं थी, देवराज चौहान की चालाकी थी। जुबेर सिंह होठ भींचकर कह उठा। जो भी हो, मुंबई तक बेकार की भागदौड़ रही। कल से मिनट भर का भी आराम नहीं मिला। सोचकर तो गए थे कि रूपक लाल चंदोलिया से नोटों की गड्डियां लेकर। जुबेर सिंह उसकी बात पूरी होने से पहले ही पलटा और मकान के भीतर प्रवेश कर गया। सूरज सिंह के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाचने लगी थी। साला कुत्ता, सूरज सिंह बड़बड़ा उठा। इसके साथ ही सूरज सिंह ने कार से टेक लगाई और सोच भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कष्ट लेने लगा। सूरज सिंह को लगा उसके सारे पासे पुट्ठे पड़ रहे हैं। वह मोटी दौलत एक साथ कमा लेना चाहता था। उसके लिए उसने भाई सुजान सिंह के साथ मिलकर सबसे पहले अमित को देवराज चौहान के कब्जे से ले जाने की कोशिश की, तो भाई की टांग पर गोली लगी। गनीमत रही कि दोनों जान बचाकर निकल आए थे। उसके बाद खुद मोना चौधरी के साथ लग गया कि देवराज चौहान के कब्जे से अमित को निकालकर रूपक लाल से मोटी दौलत पाई जा सके। उधर हीरा लाल को सारी खबरें देता रहा कि मौका पाकर हीरा लाल ही किसी तरह अमित को ले पाए तो और भी ज्यादा मोटी दौलत मिल जाएगी। मोना चौधरी का हिस्सा भी उसी के पल्ले पड़ेगा। लेकिन सूरज सिंह के सारे वार खाली गए थे। हीरा लाल ने कोशिश की,
परंतु नाकामयाब रहा था। मोना चौधरी देवराज चौहान के फार्म वाले बंगले पर हमला बोलकर जिस अमित को ले उड़ी, वह अमित न होकर अमित का हम उम्र रुस्तम राव था। देवराज चौहान ने अपनी चालाकी के तहत रुस्तम राव को अमित बनाकर इस तरह रख दिया था कि जो भी वहां अमित को लेने आए वह रुस्तम राव को ही अमित समझकर ले जाए। और मोना चौधरी देवराज चौहान की इसी चाल के तहत धोखा खा गई थी। सूरज सिंह ने गहरी सांस ली। वह किसी भी तरफ से माल नहीं समेट सका था। रूपक लाल चंदोलिया से दौलत तभी मिल सकती थी जब अमित हाथ में आ जाए। भागीरथ मल्होत्रा का बेटा रूपक लाल के हवाले कर दिया जाए। सूरज सिंह की सोचें सुजान सिंह की तरफ गई। भाई की टांग की गोली का जख्म ठीक हो गया होगा। 2.5-3 दिन से भाई से मिला भी नहीं था। भाई का हाल जानना जरूरी था। आखिरी कष्ट लेकर सूरज सिंह ने सिगरेट उछाली और पलटकर मकान में प्रवेश कर गया। इतनी देर में ही मोना चौधरी नहाकर कपड़े बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा चमक रहा था। उनके बीच गहरी खामोशी थी। जुबेर सिंह कुर्सी पर बैठा था। सूरज सिंह एक कुर्सी की पुष्ट पर हाथ रखे सोच भरी निगाहों से मोना चौधरी को देखने लगा था। मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगाई। अब जुबेर सिंह के होठों से निकला। मोना चौधरी की कठोर निगाह जुबेर सिंह के चेहरे पर जा टिकी। जो पहले वही अब। मोना चौधरी के होठों से दरिंदगी भरा भीचा स्वर निकला। सूरज सिंह सिर हिलाकर कह उठा, देवराज चौहान पहले ही सावधान था, इसलिए हम पूरी कोशिश करके भी कामयाब नहीं हो सके। और अब तो देवराज चौहान ने अमित के गिर्द ऐसी किलेबंदी कर दी होगी कि हम तो क्या, हमारी हवा भी अमित तक नहीं पहुंच सकेगी। सूरज सिंह ने उकसाने वाले स्वर में कहा, माना कि हवा नहीं पहुंच सकेगी। देवराज चौहान ने अमित की सुरक्षा में ऐसा ही इंतजाम किया होगा, लेकिन अमित जहां भी होगा मोना चौधरी वहां पहुंच जाएगी। मोना चौधरी के होठों से खूंखारता भरा स्वर निकला। पहले की बात और थी। मैं देवराज चौहान के सामने नहीं पड़ना चाहती थी, उससे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, टकराना नहीं चाहती थी। लेकिन अब बात दूसरी है। जिंदगी या मौत, हार या जीत, वह मरेगा या मैं मरूंगी। अब बाजी एक तरफ होकर ही रहेगी। अब यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि मैं और देवराज चौहान दोस्त नहीं बन सकते। अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो अच्छे दुश्मन तो बन ही सकते हैं। मोना चौधरी के हाव भाव के जर्रे जर्रे से मौत टपक रही थी। सूरज सिंह ने मन ही मन चैन की सांस ली कि मोना चौधरी का जोश ठंडा नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा ही है। तभी जुबेर सिंह गंभीर स्वर में बोला, ऐसा है तो फिर हो सकता है हम अमित को भूलकर देवराज चौहान के साथ झगड़े पर लग जाएं, जबकि हमें अपने असल काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। वक्त बर्बाद नहीं हो तो अच्छा है। मोना चौधरी ने जुबेर सिंह को देखा। होठ भींचे रहे, कहा कुछ नहीं। मान लिया जाए कि देवराज चौहान से जिंदगी और मौत का फैसला करना भी पड़ा तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार होने चाहिए, और फिर शायद हमारी संख्या भी। उसकी फिक्र मत करो, मोना चौधरी क्रूरता भरे स्वर में कह उठी। आज शाम तक दिल्ली से पारसनाथ और नीलू महाजन आ रहे हैं। उनके आ जाने से हमारी संख्या में कमी नहीं रहेगी। पारसनाथ का जिक्र आते ही सूरज सिंह ने गहरी सांस ली। कभी पारसनाथ के साथ मिलकर उसने और भाई ने काम किया था। वह जानता था कि पारसनाथ कितना खतरनाक है, परंतु नीलू महाजन का नाम उसके लिए नया था। ये दोनों कौन है? जुबेर सिंह ने पूछा। मेरे ऐसे जानकार हैं जिन्हें मैं सिर्फ खास मौक़ों पर इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि अब। मोना चौधरी की आंखों में सुलगन भर आई थी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि देवराज चौहान अपने साथियों की गिनती बढ़ा सकता है, इसलिए उनको बुलाना जरूरी हो गया था। वो तो ठीक है, सूरज सिंह ने कहा, लेकिन अब अमित को पाने के लिए करना क्या है? इस बात का फैसला रात को होगा। पारसनाथ और नीलू महाजन भी तब मौजूद होंगे। वो दोनों यहाँ के डीलक्स होटल में ठहरेंगे। उन्हें यहाँ बुला लिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि सारे हालात से वे भी वाकिफ हो जाएं। उसके बाद ही आगे के बारे में बात की जाए तो ठीक रहेगा। मोना चौधरी ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। तब तक मैं भी कुछ फैसला कर लूंगी। जुबेर सिंह के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। सूरज सिंह ने अपनी कोवे की चोट जैसी नाक को उंगलियों से मसलकर कहा, ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगा। भाई की टांग का हाल देखाऊं। बाहर मेरी कार खड़ी है, ले जाता हूं। तुम लोगों को जरूरत पड़ी तो जुबेर सिंह वाली काम आ जाएगी।
कहने के साथ ही सूरज सिंह ने मोना चौधरी को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। 8 बजे तक आ जाना। सूरज सिंह के कुछ कहने से पहले ही बाहर कदमों की आहट गूंजी। तीनों की नजरें तुरंत दरवाजे की तरफ घूमी। हर तरह के हालात के लिए वे तैयार थे। लेकिन भीतर प्रवेश करने वाला 60 वर्षीय इंसान था। उसके सिर के बाल ज्यादातर सफेद थे, लेकिन दिखने में वह ठीक ठाक नजर आ रहा था। उसके बदन पर साफ सुथरा कुर्ता पजामा था। चेहरे से स्पष्ट नजर आ रहा था कि तमाम जिंदगी सीधी साधी शराफत से भरी गुजारी है। भीतर आते ही वह ठिठका, बारी बारी तीनों को देखा, फिर हाथ जोड़कर नम्र स्वर में कह उठा। मोना चौधरी, जुबेर सिंह और सूरज सिंह के चेहरों पर सामान्य भाव आ गए थे। नमस्ते जी। नमस्कार, वह बोला। मैं चोपड़ा, किशन लाल चोपड़ा, सरकारी नौकरी से ताज़ा ताज़ा रिटायर हुआ हूँ। करीब 1.5 साल हो गया होगा। मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन बीच बीच में पैसे इकट्ठे करके ज़मीन ली यहाँ पर। फिर ऊपर वाले की कृपा से, प्रभु की कृपा से मकान भी बन गया। वह उधर आपके मकान के दाईं तरफ गुलाबी रंग का मकान है। वह इसी रिटायर्ड सरकारी नौकरी का है। बच्चे तो है नहीं, 52 साला बीवी है, लेकिन खुद को 40 से ज़्यादा मानने को तैयार नहीं। बहुत समझा लिया भाग्यवान को कि बालों पर काला रंग लगाकर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जवाब में वह मेरे को बूढ़ा कह देती है। अब आप ही बताइए कि क्या घोड़ा कभी बूढ़ा होता है? कौन समझाए उसे? खैर, जाने दीजिए। कब से यह मकान खाली पड़ा था। सोचता था कि कोई आ जाए तो पड़ोस की रौनक से दिल लग जाएगा। 1-2 दिन से लग रहा था कि यहाँ पर कोई आ गया है, सो आपको तकलीफ देने मिलने मिलाने आ गया। चाय की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप लोग दूर से आए लग रहे हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। कभी आप मेरे घर तो कभी मैं यहाँ। चोपड़ा खामोश हुआ। उसने तीनों को देखा। मोना चौधरी के होठों पर शांत मुस्कान थी। सूरज सिंह अपने कोवे की चोंच जैसी नाक पर उंगली फेरे जा रहा था। जुबेर सिंह शांत सपाट निगाहों से चोपड़ा को देखे जा रहा था। उन तीनों को खामोश पाकर चोपड़ा मुस्कुराकर बोला, लगता है मैं गलत वक्त पर। नहीं, मोना चौधरी मीठे स्वर में कह उठी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आप एकदम आ गए ना, इसलिए समझ नहीं पाए कि क्या कहें। हमें खुशी है कि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं। आइए बैठिए। नहीं, फिर कभी बैठूंगा। कहने के साथ ही चोपड़ा आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। आप दूर से आए लग रहे हैं। बातें मारने के लिए इंसान का फ्रेश होना जरूरी है। मोना चौधरी के होठों पर मीठी सी मुस्कान छाई रही। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से। सूरज सिंह ने कोवे की चोंच जैसी नाक को उंगलियों से मसला। यहाँ का डिलक्स होटल तो आपने देखा ही होगा। हाँ, चोपड़ा ने गहरी सांस ली। एक बार गया था, बीवी की जिद पर। कसम से बहुत महंगा है। डिनर के बाद भारी पेमेंट अदा करनी पड़ी। अगले 4 दिन तो घर पर भी खाने का मन नहीं किया। इधर धर्मपत्नी जी डीलक्स होटल के खाने की तारीफ करते नहीं थकती। कहती है वहाँ फिर डिनर के लिए चलते हैं। भला मैं रिटायर आदमी इतना महंगा डिनर कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। खैर, रहने दीजिए। तो आप डीलक्स होटल के बारे में कुछ कह रहे थे, और महंगा हो गया क्या? मुझे वहाँ असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली है, तो मुंबई से हम खंडाला आ। वाह, असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी? चोपड़ा का चेहरा चमक उठा। फिर तो मजा आ गया। आप वहाँ होंगे तो मुफ्त का डिनर भी हो सकता है, कभी कभार ही सही, और नहीं तो डिस्काउंट तो आपके इशारे पर मिल ही जाएगा। यह खबर सुनकर मेरी धर्मपत्नी बहुत खुश होगी। डीलक्स में खाने का उसे बहुत मजा आता है। मैं तो बस बिल के नोटों की गिनती ही करता रह जाता हूँ। सूरज सिंह ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मेरे होते हुए आप फिक्र ना करें। पड़ोसी के नाते मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा, लेकिन अभी तो आपकी कोई सेवा नहीं कर सकूंगा। क्यों? नई नई नौकरी है, 1-2 महीना बीत जाए तो उसके बाद। समझ गया। चोपड़ा इस बार खुलकर मुस्कुराया। आप डीलक्स होटल में अपने पाँव जमा लीजिए, वहाँ के स्टाफ से दोस्ती गांठ लीजिए, उसके बाद ही तो मुफ्त डिनर वाला सिलसिला चलेगा। कोई बात नहीं, इतनी देर तक मैं अपनी धर्मपत्नी को संभाल लूंगा। जुबेर सिंह रह रहकर चोपड़ा को देख रहा था। आप लोगों ने अपना परिचय नहीं दिया। चोपड़ा की निगाह पुनः तीनों पर गई। किसी के कुछ कहने से पहले ही जुबेर सिंह कह उठा, यह मेरी बहन है। जुबेर सिंह का इशारा मोना चौधरी की तरफ था। पूजा। और यह?
जुबेर सिंह ने सूरज सिंह की तरफ इशारा किया। मेरे जीजा मतलब कि पूजा के पति हैं। और अपनी 50 साल उम्र का ध्यान रखते हुए जुबेर सिंह कह उठा, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मैंने शादी नहीं की, इसलिए इनके साथ ही रहता हूँ। जहाँ जाता हूँ वहीं अपने काम धंधे का इंतजाम कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे गरीबी में जीने की आदत है। जुबेर सिंह को अपने इस वक्त के पहनावे का पूरा ख्याल था। जनाब, दिल अमीर होना चाहिए, जेब की गरीबी तो कभी भी अमीरी में बदल जाती है। चोपड़ा हंसकर कह उठा। साथ ही उसने सूरज सिंह को देखा। आपने अपना नाम नहीं बताया। सूरज, बहुत अच्छा नाम है, कहकर चोपड़ा उठता हुआ बोला। आप लोग आराम कीजिए, फिर कभी बातें करेंगे। बैठकर आपका वक्त खराब नहीं करूंगा। तो चलो पूजा जी। चोपड़ा की मुस्कुराती निगाह मोना चौधरी पर गई। मेरा नाम याद रखिएगा, चोपड़ा, उधर वाला गुलाबी मकान वाला। कभी आइएगा पूजा जी। आप जीजा साले भी। नमस्कार। चोपड़ा ने दोनों हाथ जोड़े और पलटकर बाहर निकलता चला गया। कई पलों तक वहां चुप्पी सी रही। उल्लू का पट्ठा जुबेर सिंह के होठों से निकला। चेहरा शांत था। उसने मोना चौधरी को देखा। वह तुम्हारे को आने का बुलावा कुछ ज्यादा ही दे रहा था। सूरज सिंह हौले से हंसा। मोना चौधरी मुस्कुराई। इस आदमी से हमें दूर रहना है। यहाँ किसी से बातचीत रखना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, जुबेर सिंह ने सिर हिलाया। बात तो ठीक है, लेकिन यह चोपड़ा अब की तरह फिर आ जाए तो क्या धक्के देकर इसे बाहर निकाला जाएगा? सूरज सिंह ने कौवे की चोंच जैसी नाक को मसला। जब वक्त आएगा देखी जाएगी। जुबेर सिंह ने लापरवाही से कहा। मैं चलता हूँ, शाम को आ जाऊंगा। कहने के साथ ही सूरज सिंह बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। सूरज सिंह के जाने के बाद मोना चौधरी बोली, मैं नींद लेने जा रही हूँ। मोना चौधरी बेडरूम में चली गई। जुबेर सिंह भी थका हुआ था। बीती रात तो मिनट भर के लिए भी आंख नहीं बंद कर पाया था। वह उठा और सोने के लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। चोपड़ा, किशन लाल चोपड़ा अपने मकान में पहुंचा। लंच का वक्त था, खाना तैयार था। चोपड़ा जितनी शांत प्रवृत्ति का इंसान था, उसकी पत्नी उर्मिला उतनी ही बड़बड़ करने वाली तेज औरत थी कि बेवजह भी उसकी जुबान चलती थी, जिसकी कि चोपड़ा को सुनने की आदत पड़ चुकी थी। चोपड़ा के घर में आते ही वह फट पड़ी। कहाँ चले गए थे आप? आपको मालूम नहीं कि सुबह से सब्जी काट काट कर मेरे हाथ कट गए, खड़े खड़े टांगे टूट गई। और आपसे इतना नहीं होता कि खाना खा लें। रिटायर होने के बाद तो सीधे हो जाइए। पहले तो बहाना मार देते थे कि वहां चला गया, हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया, कहीं मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डकैती पड़ गई। 2-2 दिन घर नहीं आते थे। खाना पड़ोसियों को देना पड़ता था। पड़ोसी वाली सरला तो अक्सर पूछती थी कि भाई साहब रात को नहीं आए? नहीं आए तो खाना पड़ा ही होगा, दे दीजिए, मेरे पति खा लेंगे। आधा महीना तो उसके घर में मेरा बनाया खाना चलता था। हर रोज शाम को सज धज कर अपने पति के साथ फिल्म देखने। बस भी करो, चोपड़ा ने शांत स्वर में कहा। बस करूं? कमाल है, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। और खाना ठंडा हो रहा होगा। चोपड़ा ने उसे जैसे याद दिलाया। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। आप भी बातों में ऐसे लगा लेते हो कि मैं। चोपड़ा ने घूर कर उर्मिला को देखा। मैंने तुम्हें बातों में लगाया? तो क्या मैं दीवारों से बातें कर रही थी? तुम बातें कर नहीं रही थी, सुना रही थी। चोपड़ा ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। खाना लाई लाई, अब 2 मिनट भी सब्र नहीं होता। कहने के साथ ही उर्मिला कमरे में निकल गई। चोपड़ा ने सिगरेट सुलगाई और डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। किशन लाल चोपड़ा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जैसे ओहदे से रिटायर हुआ था। पुलिस वाला था, लेकिन चेहरे से कभी पुलिस वाला नहीं लगता था। किसी ऑफिस में काम करने वाला बाबू या ऑफिसर लगता था। यही वजह थी कि अपने पुलिस कैरियर में हमेशा सफल रहा था। शरीफ चेहरे के कारण कहीं भी पहुंच जाता था। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह पुलिस वाला है। ऐसे में लोगों के भीतर की बातें बाहर निकालकर असल मुद्दे तक पहुंच जाता था। 2 बार तो नामी अपराधियों को पकड़ा था, जिनकी तलाश कानून को बरसों से थी। चोपड़ा ताकत की अपेक्षा दिमाग के दम पर काम करने में विश्वास रखता था। 2 दिन पहले ही उसने मोना चौधरी, जुबेर सिंह और सूरज सिंह को उस खाली पड़े बंगले में देखा था। चोपड़ा था तो पुलिस वाला ही। उसे इन तिगड़ी का आपसी मेल कहीं से भी मिलता नजर नहीं आया। तीनों को चोपड़ा ने अच्छी तरह देखा था। मोना चौधरी बेहद खूबसूरत थी।
किसी रॉयल खानदान से वास्ता रखती लगती थी। सूरज सिंह सूरज से ही नंबरी हरामी लगता था। जुबेर सिंह भी किसी तरह से शरीफ इंसान नहीं लग रहा था। उसके बाद चोपड़ा ने मकान पर बराबर नजर रखी। सूरज सिंह को कल सुबह ही मकान से जाते देखा। उसके बाद मोना चौधरी और जुबेर सिंह को दोपहर बाद कार पर जाते देखा। तीनों में से कोई भी रात को वापस नहीं लौटा। तीनों लौटे तो अब दोपहर को। उनकी हालत बता रही थी कि वे रात को नींद नहीं ले पाए हैं। कार की हालत बता रही थी कि वे तीनों लंबे सफर से आए हैं। उन्हें टटोलने के इरादे से ही चोपड़ा उनके मकान में जा पहुंचा था और उनसे मिलकर उसका यह ख्याल पक्का बन गया था कि मामला कुछ ठीक नहीं है। वह सूरज जो कह रहा था कि डीलक्स होटल में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिल गई है, सरासर झूठ था, क्योंकि उस सूरज की शक्लो सूरत ऐसी थी कि होटल वाले कभी भी उस बदमाश जैसे लगने वाले इंसान को अपने यहाँ नहीं रख सकते थे। चोपड़ा एकाएक उठा और फोन की तरफ बढ़ गया। 1.5-2 महीने पहले वह एसीपी के ओहदे से रिटायर हुआ था। पुलिस की नौकरी की आधी जिंदगी मुंबई में बीती थी और आधी दिल्ली में, परंतु उसकी पहचान के पुलिस वाले जो कभी उसके साथ या उसके नीचे काम करते थे, खंडाला में कई थे। चोपड़ा ने एक थाने का नंबर मिलाया, वहां के सब इंस्पेक्टर से बात की, जो कभी उसके नीचे हेड कांस्टेबल हुआ करता था, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर बन चुका था। सर, सब इंस्पेक्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी। चोपड़ा के होठों पर मुस्कान उभरी। अब मैं तुम्हारा सर नहीं हूं, रिटायर हो गया हूं, कहकर चोपड़ा हौले से हंसा। नो सर, आप सर थे और हमेशा ही सर रहेंगे। आपके लिए मैं हेड कांस्टेबल ही रहूंगा। ठीक है, जो मर्जी करो। तुमने वर्दी पहन रखी है, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। क्या भरोसा तुम मुझे ही पकड़कर थाने ले जाओ। चोपड़ा हंसकर बोला, एक काम करो। यस सर, मालूम करो होटल डिलक्स में कोई नया असिस्टेंट मैनेजर रखा गया है या रखा जा रहा है। शायद वह मुंबई से आया है। मालूम करो कि यह बात कितनी सच है। कोई खास बात सर? अभी तक तो कुछ भी नहीं। कब बताओगे? 15 मिनट में आपको फ़ोन करके बताता हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कहकर चोपड़ा ने रिसीवर रखा। सिर हिलाते हुए कस लिया, परंतु पलटते ही ठिठक गया। डाइनिंग टेबल पर खाना रखे उर्मिला उसे घूर रही थी। चोपड़ा ने सिगरेट ऐश ट्रे में डाली और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। क्यों जी, किसे फ़ोन कर रहे थे? सब इंस्पेक्टर को, कभी मेरे नीचे हेड कांस्टेबल था। चोपड़ा कुर्सी पर बैठते हुए बोला। वह तो मुझे पता है कि पुलिस वाला पुलिस वाले को ही फ़ोन करेगा। उर्मिला भी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, लेकिन आपके चेहरे के रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लग रहे। चोपड़ा ने मुस्कुराकर उर्मिला को देखा। क्यों? ऐसे भाव आपके चेहरे पर तब आते थे जब आपके बदन पर वर्दी होती थी। रिटायर्ड हो गया हूँ, वर्दी सरकार ने वापस ले ली तो क्या हो गया, आदतें तो वही हैं। मतलब कि अभी तक आपने पुलिसगिरी छोड़ी नहीं? चोपड़ा ने मुस्कुराकर खाना अपनी तरफ सरकाया और खाने लगा। चोपड़ा को गहरी निगाहों से देखते हुए उर्मिला ने भी खाना शुरू कर दिया। बात क्या है? अब यहाँ ऐसा क्या हो गया जो आपका रंग बदल गया? कुछ नहीं, झूठ मत बोलिए। मैं आपके बदलते रंगों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। 18 साल की थी जब आप ब्याह कर लाए थे, अब बूढ़ी हो गई हूँ। आपको जानती नहीं क्या? चोपड़ा खाना खाते हुए बोला। अभी तक तो कोई खास बात नहीं है। मतलब कि कोई बात है? पुलिस की नौकरी खत्म होने के बाद भी आपको चैन नहीं, आराम से बैठकर वक्त नहीं कटता क्या? कहीं चोरी चकारी होते देख ली होगी। चोपड़ा कुछ नहीं बोला। उनका खाना खत्म ही हुआ था कि फोन की घंटी बज उठी। चोपड़ा तुरंत उठा और फोन की तरफ बढ़ गया। उर्मिला के चेहरे पर गंभीरता थी, आंखें अपने पति पर। हेलो, चोपड़ा ने रिसीवर उठाया। सर, मैं सब इंस्पेक्टर जीत राम। कहो। मैंने मालूम किया सर, डीलक्स होटल में किसी असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी को रखा गया है, और सूरज नाम का कोई इंसान वहां असिस्टेंट मैनेजर नहीं है। पूरे होटल में सूरज के नाम से सिर्फ एक कुक ही वहां सर्विस करता है। गुड। चोपड़ा के होठों पर मुस्कान उभरी। कोई खास बात है सर? ऐसा ही समझ लो जीतराम। मेरे लायक कोई सेवा सर? सेवा? चोपड़ा की आवाज़ में सोच के भाव थे। तुम कल सुबह आना। कल सुबह? हाँ, 7-8 बजे आ जाना। मेरा पता जानते हो? यस सर। जानते हो और कभी आए नहीं? कल आना, खबर लूँगा, कहकर चोपड़ा ने रिसीवर रख दिया। उर्मिला ने बर्तन समेटे और किचन में रखकर वापस आ गई। क्यों जी,
बात क्या है? उर्मिला ने पूछा। चोपड़ा का चेहरा शांत था। उस तरफ वाला मकान खाली पड़ा था ना? हाँ, वहाँ 3 लोग रहने आए हैं। 2 दिन से आए हुए हैं, लेकिन उनकी हरकतें शरीफाना नहीं लग रही। उनके चेहरे भी ठीक नहीं लग रहे। पुलिस वाला हूँ, सारी उम्र अपराधियों के बीच ही गुजरी है। मेरी नजरें गलत लोगों को फौरन पहचान जाती हैं। चोपड़ा ने सामान्य स्वर में कहा। उन तीनों में एक लड़की है, हद से ज्यादा खूबसूरत, करोड़पति खानदान से लगती है, लेकिन साथ में जो 2 आदमी हैं वे नंबरी बदमाश लग रहे हैं और कहते हैं वे लोग पति पत्नी हैं। तीसरा खुद को लड़की का भाई बता रहा है। तो क्या वे कोई गलत काम कर रहे हैं? या तो लड़की को भगा कर लाए हैं या फिर अपहरण करके, नहीं तो कोई और ही बात है। चोपड़ा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तो आप क्यों इस फेर में पड़ते हैं? आराम से जिंदगी बिताइए। रिटायर होकर भी वक्त बिताने के लिए कोई रास्ता मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? चोपड़ा ने मुस्कुराकर कहा। नहीं तो खाली बैठे एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। और तो आप कहना चाहते हैं कि मैं आपसे झगड़ा करती हूँ? उर्मिला तीखे स्वर में कह उठी। मैंने कब कहा? अभी तो कहा। तुम्हें गलत सुन लिया है। चोपड़ा हंसा। अच्छा, तो अब आप कहना चाहते हैं कि मैं ठीक से सुनती नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है? और कुछ बचा हो तो वह भी कह लीजिए। मैं तो चोपड़ा ने आगे बढ़कर उर्मिला के कंधों पर हाथ रखा। उर्मिला की आंखों में आंसू भर आए थे। चोपड़ा की आंखों में भी गीलापन आ गया था। उर्मिला, चोपड़ा का स्वर संभला हुआ था। हमारी कोई औलाद तो है नहीं कि जो घर में शोर हो। एक तेरी आवाज ही तो है मेरे लिए, जो घर को घर होने का एहसास दिलाती है। कभी कभी सोचता हूँ कि जब तू नहीं रहेगी तो कैसे बिताऊंगा बिना तेरी आवाज के बाकी की जिंदगी। उर्मिला फफक कर चोपड़ा की छाती से जा लगी, फिर रोने लगी। चोपड़ा ने उसकी पीठ थपथपाई। उर्मिला अलग होकर आंसू पोंछते हुए भीगे स्वर में कह उठी। मैं ऐसे नहीं मरने वाली। आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपको मार कर ही मरूंगी। चोपड़ा हंस पड़ा। यह की ना दिलेरी वाली बात। चोपड़ा हंस पड़ा। खैर छोड़, पेटी में मेरा कैमरा पड़ा है, वह ले आ। साथ में नई फिल्म भी रखी होगी। उर्मिला 2 मिनट में ही कैमरा ले आई। चोपड़ा ने कैमरा तैयार किया, उसमें नई फिल्म डाली और दूसरे कमरे की खिड़की के पास कुर्सी रखकर बैठ गया। फिर कैमरे के लेंस का फोकस उस मकान पर सेट किया जहां मोना चौधरी मौजूद थी। जुबेर सिंह था। सूरज सिंह तो भाई से मिलने गया था। चोपड़ा इन लोगों के चेहरे अपने कैमरे में कैद करके उनकी तस्वीरें बनाना चाहता था। तस्वीरें पास में होने पर ही तो इनके बारे में कोई जानकारी पाई जा सकती थी। उर्मिला ने चोपड़ा के काम में जरा भी दखल अंदाजी न की। शाम को 6 बजे चोपड़ा को सफलता मिली। कुछ पलों के लिए मोना चौधरी और जुबेर सिंह कमरों से बाहर निकले थे। कैमरे में उनके चेहरे स्पष्ट चमके थे और चोपड़ा ने उनकी तस्वीरें ले ली थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।